डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 4 है और ये क्लास 4 का हिस्ट्री बुक है, गौरवशाली भारत। इसके लास्ट जितने चैप्टर हैं 1 2 3 वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रतापी, खारवेल और सम्राट पुष्यमित्र। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सम्राट अशोक से। सेल्यूकस को भारत से बाहर खदेड़कर सम्राट चंद्रगुप्त ने 25 वर्ष तक राज किया। उस काल में यह देश अपने वैभव के शिखर तक पहुंच गया था। दूर दूर तक भारत का प्रभाव फैला था। 297 ईस्वी पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त का देहावसान हुआ। उनके पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। वे भी पिता के समान ही पराक्रमी थे। उन्होंने पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। वे भी केवल 25 वर्ष ही शासन कर सके। 273 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई। उनके बाद सिंहासन पर उनके पुत्र अशोक को बैठाया गया। वह अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे। अशोक भारत के अति प्रसिद्ध सम्राट हुए। वह अपने पिता व दादा के समान ही शूरवीर योद्धा थे। कश्मीर पर विजय प्राप्त कर उन्होंने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने 41 वर्ष तक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर राज्य किया। कलिंग विजय एक इनके साथ घटना हुआ था सम्राट अशोक के साथ, वही दिया हुआ है। एक बार सम्राट अशोक ने पड़ोसी राज्य कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ के सैनिक वीरता से लड़े किंतु विजय अशोक की हुई। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक हताहत हुए। इसका अशोक के हृदय पर गहरा आघात हुआ। उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। महाराज अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने गौतम बुद्ध की भांति राज्य नहीं त्यागा। अहिंसा का धुआंधार प्रचार किया जाने लगा। सभी प्रकार की हिंसा अपराध मानी जाने लगी। शिकार, यज्ञों में बलि व शस्त्र चलाना तक बुरा माना जाने लगा। सेना पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। राज्य भर में धीरे धीरे कायरता फैलने लगी। बौद्ध भिक्षुओं की भोजन व्यवस्था का भार सरकार पर था, अतः लोग भिक्षु बनने लगे। शास्त्रों द्वारा विजय बुरी मानी जाने लगी। सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। सम्राट अशोक के पश्चात मगध के सिंहासन पर कोई प्रतापी सम्राट न बैठ सका। राज्य की जड़ें कमजोर पड़ गई। महाराज अशोक को दिवंगत हुए 30 वर्ष भी न बीत पाए थे कि भारत पर एक और यूनानी ने आक्रमण किया, डेमेट्रियस का आक्रमण। यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस एक यूनानी सम्राट था, परंतु यूनान देश से उसका कोई संबंध न था। 125 वर्ष पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मार खाकर भागे हुए सेल्यूकस के सैनिक यूनान नहीं पहुंच पाए थे। वे तो हिंदुकुश पर्वत पार कर उन्हीं पहाड़ी प्रदेशों में बस गए थे। उनका यूनान देश से कोई नाता ना रहा, इसलिए वे एशियाई यूनानी कहलाते थे। आपसी लड़ाई झगड़ों में मार खाते खाते इनकी शक्ति कम हो चुकी थी। फिर भी वे अपने को सिकंदर का वंशज मानते थे। वे पुराने अपमान को भूल चुके थे। सेल्यूकस द्वारा फिर से आक्रमण न करने की प्रतिज्ञा को भी उन्होंने भुला दिया था। उन्हें तो केवल यही पता था कि मौर्य साम्राज्य की नींव हिल चुकी है, अतः उन्हें लगा कि अब शायद सिकंदर का स्वप्न पूरा हो जाए। भारत विजय और डटकर लूटपाट करने का स्वप्न वे देखने लगे। इस बार स्थिति बदल गई थी। शत्रुओं को थर थर कंपा देने वाला पंजाब शांत रहा। झेलम व सिंधु नदी का जल शत्रु के रक्त से लाल नहीं हो पाया। आगे पेज में यहाँ पे है, अहिंसा के प्रचार ने उत्तर भारत को कमज़ोर बना दिया था। शस्त्र उठाना उन दिनों पाप माना जाता था, अतः यूनानी सेनाएँ बेधड़क पंजाब की 5 नदियाँ पार करके आगे बढ़ आई। शत्रु सेना ने अयोध्या में पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। विश्राम करके पुनः शक्ति जुटाकर मगध पर आक्रमण करने की उसकी योजना थी। कहीं भी संघर्ष न होने के कारण शत्रु निश्चिंत था। सम्राट खारवेल का आगे जो है यहाँ पे रोल है। मगध का सम्राट बोध था। वह भी लोहा लेने के लिए आगे ना आया। यूनानी सेनाएं देशभक्त जनता के हृदय में कांटे की भांति चुभ रही थी। लोग स्वयं ही कुछ कर डालने के लिए मचल रहे थे, बस नेता की कमी थी। संकट की इन घड़ियों में मगध साम्राज्य तो शांत बना रहा, परंतु दक्षिण भारत चुप न बैठ सका। कलिंग अर्थात उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के राजाओं का रक्त खौल उठा। भगवान राम की जन्मभूमि में शत्रु सेना, यह विचार ही तूफान खड़ा करने के लिए काफ़ी था। मगध का अपमान भारत का अपमान है, अतः उन्हें यह सहन न था। दोनों राज्यों की सेनाओं ने उत्तर भारत की ओर कूच कर दिया। कलिंग के प्रतापी सम्राट खारवेल उनका नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उन्होंने शत्रु के आक्रमण की राह न देखी। उन्हें तो शत्रु सेना की धज्जियां उड़ानी थी, अतः
अपनी ओर से आक्रमण करने का निश्चय किया। खारवेल के भयंकर आक्रमण से यूनानी सेना हक्की बक्की रह गई, तलवारें चमचमाने लगी। युद्ध भूमि शत्रु के सैनिकों की लाशों से पाट डाली गई। यूनानी सेना में भगदड़ मच गई। सिर पर पांव रखकर वे भाग खड़े हुए। जहां भी रुके वहीं काल उनके सामने मुंह बाए खड़ा था। भारत में कहीं भी टिकना अब उनके लिए संभव न था। उनके स्वप्न चकनाचूर हो गए। उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ कर उस प्रतापी सम्राट खारवेल ने चैन की सांस ली। विजय सम्राट ने जब पाटलिपुत्र में प्रवेश किया तो उनका भव्य स्वागत किया गया। एक महान राजसूय यज्ञ किया गया। सारा देश उनकी जय जयकार कर उठा। प्रतापी खारवेल ने आज यूनानियों को धूल चटाकर भारत का विजय ध्वज लहराया। डेमेट्रियस तो अपनी करनी का फल भुगत चुका था, परंतु उसका सेनापति मिनियांडर उस समय अपमान का घूंट पीकर रह गया। वह बड़ा चालाक व्यक्ति था, अवसर की ताक में था। सम्राट खारवेल के वापस होने के 4 वर्ष बाद मिनियांडर ने भारत की ओर कूच कर दिया। भारत में प्रवेश करते ही उसने चतुराई से घोषणा कर दी कि बौद्ध धर्म उसे बड़ा प्रिय है। उसने यह प्रचार कराया कि वैदिक धर्म वाले लोग बौद्धों पर अत्याचार कर रहे हैं, अतः वह बौद्धों के उद्धार के लिए भारत में आ रहा है। कुछ बौद्ध लोग उनकी चाल में फंस गए। उन्होंने जगह जगह उसका स्वागत करना आरंभ कर दिया। युद्ध के स्थान पर स्वागत होने लगा। यह देश का दुर्भाग्य था। शत्रु और मित्र की ठीक ठीक पहचान न होना देश की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वे बौद्ध लोग शत्रु को पहचान न सके, अतः मिनियांडर फिर से अयोध्या तक बढ़ आया। अयोध्या में उसकी सेनाओं ने डेरा डाल दिया। मगध पर आक्रमण करने का उसने विचार किया था। अब आगे यहाँ पे सम्राट पुष्यमित्र का रोल है। उन दिनों पाटलिपुत्र में सम्राट वीरभद्र राज करते थे। वे स्वयं बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वे युद्ध करने को तैयार न थे। पिछले यूनानी आक्रमण के समय भी उन्होंने युद्ध नहीं किया था, अतः जनता उनसे ऊब चुकी थी। राजा का कार्य शत्रु से देश की रक्षा करना है। जो यह नहीं कर सकता वह राजा बनने के योग्य नहीं है। अतः देश किसी नए नेता की खोज में था। जनता की आंखें मगध के सेनापति पुष्यमित्र पर टिकी थी। सभी सरदारगण उनका बड़ा आदर करते थे। वे पराक्रमी, साहसी तथा कुशल व्यक्ति थे। शत्रु के आक्रमण ने उन सभी को जल्दी पग उठाने को विवश कर दिया। सम्राट वीरभद्र की हत्या कर दी गई। सरदारों ने मिलकर पुष्यमित्र को अपना राजा घोषित कर दिया। नए सम्राट की जय जयकार होने लगी। सम्राट बनते ही पुष्यमित्र ने एक विशाल सेना संगठित कर डाली। राज्य के प्रबंध को मजबूत कर दिया। इस बार यूनानी शक्ति को सदैव के लिए समाप्त कर डालने का उसने निश्चय किया था। जनता में विश्वास जाग उठा। सम्राट पुष्यमित्र ने शत्रु को अवसर ही न मिलने दिया। बाज की तरह वे यूनानी सेना पर टूट पड़े। यूनानी सैनिकों का व्यूह टूट गया। रक्त की नदी बह निकली। युद्ध का मैदान यूनानी सैनिकों की लाशों से पटने लगा। शत्रु सेना में त्राही त्राही मच गई। वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस बार सम्राट पुष्यमित्र ने पीछा न छोड़ा। इस बार तो उन्हें यूनानियों को जड़ मूल से मिटा देना था। सिंधु के पार पर्वतमालाओं तक उन्हें छोड़ा न गया। शत्रु सेना बर्बाद हो गई। उनकी रही सही कमर टूट गई। हौसले पस्त हो गए थे। पुष्यमित्र की भयंकर मार ने उन्हें सदैव के लिए समाप्त कर डाला। यूनानी अपनी जान बचाने के लिए गांधार आदि प्रदेशों में जाकर बस गए। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि इसके बाद यूनानी कभी भारत पर आक्रमण न कर सके। 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद सम्राट पुष्यमित्र स्वर्ग सिधार गए। आगामी 150 वर्षों तक कोई भी शत्रु भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सका। यूनानी शक्ति को जड़ मूल से मिटा देने वाले महापुरुषों में सम्राट पुष्यमित्र पर भारत को आज भी गर्व है। हम प्रतिदिन प्रातः स्मरण में उनका नाम स्मरण क्या करते हैं। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है अभ्यास में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कितने वर्षों बाद स्वीकार किया और नीचे लिखे लोग कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चाणक्य के शिष्य। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर सोच कर दीजिए। यहाँ भी क्वेश्चन आंसर है और इसके बाद 4 नंबर में सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। सम्राट चंद्रगुप्त ने भारत के बाहर किसे खदेड़कर 25 वर्ष तक राज किया। चंद्रगुप्त। यूनानियों को क्या है, खारवेल को, सिकंदर को, सेल्यूकस को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस को। बिंदुसार का पुत्र कौन था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। और किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो कलिंग का युद्ध। उसके बाद एशियाई यूनानी सैनिक किसके वंशज थे। किसके वंशज थे, सिकंदर के। उसके बाद पुष्यमित्र कहाँ के सेनापति थे। पुष्यमित्र पाटलिपुत्र के, मगध के, कलिंग के। इसका सही आंसर है मगध के।
मिलियंडर ने कौन सा धर्म अपनाने का ढोंग किया? तो बौद्ध धर्म अपनाने का ढोंग किया। तो चलिए इसमें जितने और क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर देते हैं। यह है चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्ष तक राज किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष तक राज किया था। चंद्रगुप्त के सुपुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त के सुपुत्र का नाम बिंदुसार था। अशोक अपने पिता के कौन से पुत्र थे? अशोक अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कितने वर्षों बाद स्वीकार किया था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म 41 वर्षों बाद स्वीकार किया था। अहिंसा के प्रचार ने देश को क्या बना डाला? अहिंसा के प्रचार ने देश को कमज़ोर बना डाला। नीचे लिखे लोग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य भारत का महान सम्राट, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, बौद्ध धर्म के प्रसारक सम्राट अशोक। इसके आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच कर दीजिए। यूनानी शक्ति को सदैव के लिए जड़मूल से उखाड़ फेंकने वाला महापुरुष कौन था? यूनानी शक्ति को सदैव के लिए जड़मूल से उखाड़ फेंकने वाला महापुरुष सम्राट पुष्यमित्र थे। यूनान का चौथा आक्रमणकारी कौन था? यूनान का चौथा आक्रमणकारी सेल्यूकस था। मगध के सैनिकों ने एशियाई यूनानियों को प्रथम टक्कर कहाँ दी? मगध के सैनिकों ने एशियाई यूनानियों को प्रथम टक्कर अयोध्या में दी। एशियाई यूनानी कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मार खाकर भागे हुए सेल्यूकस के सैनिक जो यूनान नहीं पहुंच पाए थे, वे हिंदुकुश पर्वत पार कर उन्हीं पहाड़ी प्रदेशों में बस गए थे, वही एशियाई यूनानी कहलाते थे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं पहले भी बतला चुका हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में आपका आंसर होगा सेल्यूकस, सेकेंड में अशोक, और घ नंबर में कलिंग का युद्ध, घ नंबर में सिकंदर के, मगध के, अंगा नंबर में, और च नंबर में बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।